हेलो दोस्तों, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और करते रहिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी तुरंत रेडी रहना है एग्ज़ाम देने के लिए। आज काफ़ी दिनों बाद मैं क्लास वीडियो बना रहा हूँ और आज की वीडियो थोड़ी लंबी रहने वाली है, क्योंकि 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ है। और देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको कंटेंट कैसा लगा आप मैसेज में बता दिया करो, जैसे भी है इम्प्रूव करा जाएगा उसमें। लिमिटेड साधन होने की वजह से क्वालिटी में इशू रहता है थोड़ा, और साउंड में, क्योंकि अपने पास मोबाइल है, मोबाइल से ही बस वीडियो बनाता हूँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल निकास गुणांक की इकाई होती है। जल निकास की जो इकाई होती है या तो मीटर या सेंटीमीटर या इंच, क्योंकि इसकी थिकनेस में नापी जाती है। तो इसका सही जवाब किलोग्राम भी नहीं है, टन भी नहीं है, प्रतिशत भी नहीं, सेंटीमीटर बिल्कुल इसका बिल्कुल सही जवाब है। सेंटीमीटर सही जवाब है। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जल निकास गुणांक की इकाई सेंटीमीटर होती है। जल निकास गुणांक का अर्थ है 24 घंटे की अवधि में किसी क्षेत्र से हटाए जाने वाले पानी की वह गहराई, जिसे सेंटीमीटर या इंच में व्यक्त किया जाता है। महत्व, इसका उपयोग कृषि क्षेत्रों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए नालियों, ड्रेन्स की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अन्य इकाइयाँ, अक्सर इसे सेंटीमीटर बाई 24 घंटे के रूप में भी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अवनालिका अपरदन नियंत्रण में प्रयोग नहीं होता है? कौन प्रयोग नहीं होता है ये पूछा है। चेक डैम होता है, ढीले रोक भी होता है, लूज रोक डैम भी होते हैं, ब्रश डैम भी होते हैं, उच्च डैम नहीं होते। जो है उच्च डैम नहीं होते, यह गलत होते हुए भी ये डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन जो है सॉइल वाटर कंजर्वेशन से अधिक रहेंगे आज, क्योंकि पता तो चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बार बार के आते हैं। अवनालिका अपरदन गुल्ली एरोजन तब होता है जब वर्षा का पानी मिट्टी को गहराई तक काटकर छोटी छोटी नाली या गुल्लीज में बना देता है। इसे नियंत्रित करने के लिए चेक डैम, ब्रश डैम, लूज रॉक डैम जैसी छोटी संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। पानी के बहाव की गति को कम करती है, मिट्टी के कटाव को रोकती है, नालियों में तलछट या सेडिमेंट को जमा करने में मदद करती है। दूसरी ओर उच्च बांध, हाई डैम का निर्माण सिंचाई, बिजली उत्पादन या बाढ़ नियंत्रण के लिए नदी के बड़े स्तर पर किया जाता है, न कि स्थानीय स्तर पर होने वाले अवनालिका अपरदन को रोकने के लिए। निम्न में से कौन अपरदन नियंत्रण की यांत्रिक विधि नहीं है? अपरदन नियंत्रण की यांत्रिक विधि नहीं है। यांत्रिक विधि समोच्च रेखीय विधि है, संरक्षित कर्षण भी है, छोटे बांध भी है, स्वतंत्र खेती नहीं है। अब यही इसका सही हो जाएगा, गलत होते हुए भी यही सी सही हो जाएगा। मृदा अपरदन सॉइल एरोजन को नियंत्रित करने की विधियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। सस्य संबंधी एग्रोनॉमिक और यांत्रिक मैकेनिकल। मैकेनिकल मेथड, इनका उपयोग
तब किया जाता है जब ढलान अधिक हो और केवल खेती के तरीकों से मिट्टी को रोकना संभव न हो। समोच्च रेखीय खेती, कंटूर फार्मिंग, इसमें ढलान के विपरीत खेती की जाती है ताकि पानी का बहाव कम हो सके। यह एक यांत्रिक इंजीनियरिंग विधि के अंतर्गत आती है। संरक्षित कर्षण, कंजर्वेशन टिलेज, मिट्टी की संरचना बनाए रखने के लिए जुताई को नियंत्रित करना। छोटे बांध, चेक डैम्स, पानी के वेग को कम करने के लिए नालियों में छोटे अवरोध बनाना। स्वतंत्र खेती, यह अपर्दन नियंत्रण की कोई स्थापित तकनीकी या यांत्रिक विधि नहीं है, बल्कि यह खेती के एक आर्थिक या प्रबंधकीय स्वरूप को दर्शाती है। निम्न में से कौन सी अवनालिका विकास की अवस्था नहीं है? विकास की कौन सी अवस्था नहीं है? शून्य की अवस्था है, बनने की अवस्था भी है, विकास की अवस्था भी है, और डी जो है सुधार की अवस्था, यह अवनालिका विकास की अवस्था नहीं है। डी जो है इसमें गलत होते हुए सही हो जाएगा, गलत होते हुए भी सही आंसर आ रहे हैं। मृदा अपरदन, सोइल एरोजन के दौरान अवनालिका गुल्ली के विकास की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं मानी जाती है। शून्य अवस्था, इसमें केवल पानी का सूक्ष्म निर्माण शुरू होता है। बनने की अवस्था, इसमें मिट्टी का कटाव तेजी से होता है और अवनालिका का आकार बढ़ता रहता है। विकास की अवस्था, यह अवनालिका अपना अधिकतम आकार ले लेती है और धीरे धीरे वनस्पति उगने लगती है। चौथा, स्थिरीकरण की अवस्था, अंत में कटाव रुक जाता है और ढलान स्थिर हो जाती है। सुधार की अवस्था, यही इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सी अवनालिका नियंत्रण की स्थायी संरचना नहीं है? अब बताना है स्थायी संरचना कौन सी नहीं है। स्थायी अवरोधी बांध ये है, ड्रॉप उत्प्लव भी है, ड्रॉप इनलेट भी है, समोच्च बंध ये नहीं है, ये स्थायी नहीं है। अब इसमें ए जो है गलत होते हुए सही हो जाएगा। ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। कंटूर बंडिंग, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। यह मिट्टी के कटाव को रोकने की एक अस्थायी कृषि संबंधी तकनीक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से ढलानी खेती में पानी के बहाव को कम करने के लिए किया जाता है। यह अवनालिका नियंत्रण की कोई स्थायी इंजीनियरिंग संरचना नहीं है। ड्रॉप स्पिलवे, परमानेंट चेक डैम्स और ड्रॉप इनलेट उत्प्लव अवनालिका नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली परमानेंट संरचनाएं हैं जो आमतौर पर कंक्रीट, पत्थर और ईंटों से बनाई जाती है। निम्न में से कौन पानी के कारण मृदा अपरदन का प्रकार नहीं है? मृदा अपरदन का प्रकार नहीं है, नहीं तो रेन ड्रॉप, वर्षा की बूंद अपरदन ये तो है। अवनालिका अपरदन भी है, परत अपरदन भी है। जो नहीं है वो है अंतिम अपरदन। अब यही इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। रेन ड्रॉप, वर्षा की बूंद अपरदन, जब बारिश की बूंद सीधी नग्न मिट्टी पर गिरती है तो वह मिट्टी के कणों को ढीला कर देती है और उन्हें छिटका देती है। अवनालिका गुल्ली अपरदन, जब जल का बहाव तेज होता है तो यह मिट्टी में गहरी नालियों या गड्ढे बना देती है जिससे भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। परत शीट अपरदन, जब भारी बारिश के बाद पानी की एक पतली परत
बारिश के बाद पानी की एक पतली परत पूरी सतह पर मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत को समान रूप से बहा ले जाती है। अंतिम अपरदन। जल द्वारा मृदा अपरदन का कोई मानक वैज्ञानिक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया नहीं है? मृदा अपरदन की प्रक्रिया नहीं है। मृदा कणों का पृथक्करण ये तो है। मृदा कणों को बहाव भी है। मृदा कणों का चमकना ये नहीं है। अब जो है इसमें डी गलत होते हुए सही हो जाएगा। मृदा अपरदन सॉइल एरोजन एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के कण अपनी जगह से हटते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। इसकी मुख्य प्रक्रियाएं इस प्रकार है। मृदा कणों का पृथक्कीकरण डिटैचमेंट। यह अपरदन का पहला चरण है जहां बारिश की बूंदें हवा के बल से मिट्टी के कण अपनी जगह से ढीले होकर अलग हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। अलग हुए कणों को पानी, हवा या बर्फ द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। उपरोक्त दोनों है। चमकना कोई इसका अपरदन का कोई कारण नहीं है। मृदा कणों का चमकना, मिट्टी के कणों का चमकना एक प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो सकता है जो मिट्टी में मौजूद खनिजों जैसे अभ्रक के कारण होता है, लेकिन इसका मिट्टी के कटाव या अपरदन की प्रक्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन मृदा अपरदन का प्रकार नहीं है? ये भी नहीं है। कौन सा नहीं है ये देखना है। त्वरित मृदा अपरदन ये तो है। भूगर्भीय मृदा अपरदन ये भी है। जल अपरदन ये भी है। एकल अपरदन कोई प्रकार नहीं है मृदा अपरदन का। तो इसमें जो डी है वो गलत होते हुए सही हो जाएगा। एक्सेलरेटेड सॉइल एरोजन, त्वरित मृदा अपरदन। यह मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई, दोषपूर्ण कृषि पद्धति के कारण होने वाले तीव्र अपरदन है। भूगर्भीय मृदा अपरदन, जियोलॉजिकल सॉइल एरोजन, यह एक प्राकृतिक और धीमी प्रक्रिया है जिसमें मृदा निर्माण और विनाश के बीच संतुलन बना रहता है। वाटर एरोजन, वर्षा और बहते पानी के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना जल अपरदन कहलाता है। एकल अपरदन, मृदा अपरदन का कोई स्थापित वैज्ञानिक प्रकार नहीं है। अब है टाइल ड्रेन्स के बीच की दूरी सामान्यतः रखी जाती है। टाइल ड्रेन्स ये ड्रेनेज का सिस्टम होते हैं। ड्रेनेज, टाइल ड्रेन, पोल ड्रेन, मोल ड्रेन। अब जो इनके बीच की दूरी रखी जाती है ये जो रखी जाती है 9 से 60 मीटर। 9 से 60 मीटर इसका सही जवाब है। बाकी हाँ 9 से 60 मीटर सही जवाब है इसका। टाइल ड्रेन्स ये ज़मीन के नीचे बिछाई गई पाइपें आमतौर पर छिद्रित होती है जो मिट्टी से अतिरिक्त पानी को हटाकर जल जमाव को रोकने में मदद करती है। जल जमाव मतलब वाटर लॉगिंग। दूरी स्पेसिंग, इनकी जो दूरी होती है 9 से 60 मीटर तक रखी जाती है। चिकनी मीट अब इनकी मिट्टी पे भी डिपेंड करता है। पानी धीरे धीरे रिसता है इसलिए पाइप क्ले मिट्टी के है 9 से 15 मीटर। क्ले मिट्टी में है जो है 9 से 15 मीटर। रेती सैंडी सॉइल, पानी आसानी से रिसता है इसलिए पाइप दूर दूर 60 मीटर या अधिक
या अधिक लगाए जाते हैं, 60 मीटर या उससे अधिक रेतीली मिट्टी में। ड्रेन्स की गहराई आमतौर पर 1 से 1.5 मीटर के बीच रखी जाती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लो स्टार, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है ये। एक समान पारगम्य मृदा में टाइल ड्रेन्स की गहराई रखी जाती है 0.75 से 1.5 मीटर। जो गहराई है बी होना चाहिए सही, जो क्योंकि रेंज यही आ रही है 0.75 से 1.5 मीटर जो गहराई रखी जाती है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आने वाले। 0.75 से 1.5 मीटर तक। टाइल ड्रेनेज, यह एक भूमिगत जल निकासी प्रणाली है जिसका उपयोग कृषि भूमि से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए किया जाता है। गहराई का निर्धारण, टाइल ड्रेन्स की गहराई मिट्टी के प्रकार और पारगम्यता परमिबिलिटी पर निर्भर करती है। मानक गहराई, सामान्यतः पारगम्य मृदा में टाइल ड्रेन्स को 1 से 1.5 मीटर की गहराई पर स्थापित किया जाता है। यदि इन्हें बहुत कम गहराई पर रखा जाए तो खेती के उपकरणों से इन्हें नुकसान पहुंच सकता है, और यदि बहुत गहरा रखा जाए तो जल निकासी प्रभावी नहीं होगी। ऊंचे नीचे खेतों में सिंचाई हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? सिंचाई की बहाव विधि, सिंचाई की बहाव विधि। ऊंचे नीचे खेतों में तो कोई मतलब ही नहीं। सिंचाई की क्यारी विधि, ये भी नहीं। सिंचाई की कूड़ विधि, कूड़ विधि भी नहीं। इसके लिए ऊंचे नीचे के लिए स्प्रिंकलर विधि, सिंचाई की बौछारी विधि, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर मेथड ज़्यादा यूज किया जाता है ऊंचे नीचे स्थानों में, और जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन, वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन का यूज़ किया जाता है। पानी जहाँ पर कम होगा ऊंचे नीचे असमतल खेतों में सिंचाई के लिए बौछारी विधि, स्प्रिंकलर इरिगेशन सबसे उपयुक्त होती है क्योंकि समान वितरण, इसमें पानी को पंप की सहायता से पाइपों के माध्यम से फुहार या बारिश की बूंदों की तरह छिड़का जाता है, जिससे ऊंची नीची सतह पर भी पानी समान रूप से पहुंचता है। मिट्टी का कटाव कम, असमतल भूमि पर ढलान होने के कारण बहाव विधि से मिट्टी कटने का डर रहता है, जबकि बौछारी विधि में ऐसा नहीं, पानी की बचत होती है। इस विधि में पानी की बर्बादी बहुत कम होती है और यह कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए भी लाभदायक है। बहाव विधि, इसमें पानी अनियंत्रित बहता है जिससे ऊंचे स्थानों पर पानी नहीं पहुंच पाता और नीचे स्थानों पर अधिक जमा हो जाता है। कूड़ विधि और क्यारी विधि, ये विधियां मुख्य रूप से समतल भूमि के लिए उपयुक्त है। निम्न में से कौन सतही सिंचाई की विधि नहीं है? अब सतही सिंचाई की कौन सी विधि नहीं है? सरफेस इरिगेशन कौन सा नहीं है? बॉर्डर इरिगेशन तो है, क्यारी विधि भी है, स्वतंत्र बहाव विधि ये भी है, क्रांतिक सिंचाई तो कोई नहीं है। सी ही इसका सही जवाब है। सरफेस इरिगेशन वह विधि जिसमें
पानी को गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के माध्यम से खेत की सतह पर फैलाया जाता है। स्वतंत्र बहाव सिंचाई फ्री फ्लोटिंग, यह सतही सिंचाई एक प्रकार है जहां पानी को बिना किसी नियंत्रण के खेत में छोड़ दिया जाता है। बॉर्डर सिंचाई बॉर्डर इरिगेशन, इसमें खेत को लंबी पट्टियों बॉर्डर में बांट दिया जाता है। यह भी सतही सिंचाई की एक विधि है। क्यारी सिंचाई चेक बेसिन या बेड इरिगेशन, इसमें खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांधकर सिंचाई की जाती है, जो सतही सिंचाई का ही एक रूप है। क्रांति क्रिटिकल इरिगेशन सिंचाई की कोई विधि नहीं है, बल्कि यह वह समय अवस्था या स्टेज है जब पौधों को पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि इस समय सिंचाई न की जाए तो पैदावार में भारी कमी आ जा सकती है। निम्न में से कौन सिंचाई की एक विधि नहीं है? अब सिंचाई की विधि नहीं है। ड्रिप इरिगेशन बूंदे तो है, अदर सब सरफेस इरिगेशन भी है, त्वरित सिंचाई और घड़ा सिंचाई। त्वरित सिंचाई और घड़ा सिंचाई, त्वरित सिंचाई नहीं है, त्वरित सिंचाई नहीं है, घड़ा सिंचाई है। तो इसका जो सही जवाब है बी होना चाहिए, बी, क्योंकि आंसर मैंने भी नहीं देखे इसके। ड्रिप इरिगेशन, यह सिंचाई की एक आधुनिक विधि है जिसमें पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। सब सरफेस इरिगेशन, इसमें पानी को जमीन की सतह के नीचे। घड़ा सिंचाई पिचर इरिगेशन, यह एक पारंपरिक विधि है जिसमें मिट्टी के घड़ों को जमीन में दबाकर सिंचाई की जाती है। एक्सेलरेटेड इरिगेशन, यह सिंचाई की कोई मानक या वैज्ञानिक विधि नहीं है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम AIBP जैसे सरकारी योजनाएं होती है, लेकिन यह स्वयं सिंचाई करने का कोई तरीका नहीं है। वाष्पन के द्वारा द्रव पानी आंतरिक ट्रांसफर होता है। इसका सही जवाब वाष्पन के द्वारा द्रव पानी आंतरिक या ट्रांसफर होता है। इसका वातावरण में, ये इसका सही जवाब है। वाष्पन इवापोरेशन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव लिक्विड अपनी सतह से धीरे धीरे गैस वाष्प में बदल जाता है। प्रक्रिया जब सूरज की गर्मी या सामान्य तापमान के कारण पानी गर्म होता है तो इसके अणु ऊर्जा पाकर हवा में मिल जाते हैं। चूंकि वाष्प गैस हल्की होती है, इसलिए वह सतह को छोड़कर ऊपर वातावरण एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अन्य विकल्प नदी, तालाब, कुआं पानी के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने पर मिलती है। फसलों की अधिक पैदावार नहीं, ये गलत है। पानी की किफ़ायती उपयोग, ये भी गलत है। मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायता, ये भी गलत है। आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने पर मिलती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। डी इसका सही जवाब है। पैदावार में कमी, अत्यधिक पानी से मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वाटर लॉगिंग, जिससे जड़ें सड़ने लगती है और पैदावार घट जाती है। मृदा उर्वरता का नुकसान, अधिक पानी के बहाव से मिट्टी के ऊपरी पोषक तत्व बह जाते हैं या मिट्टी के नीचे चले जाते हैं।
से लीचिंग, जिससे उर्वरता कम हो जाती है। पानी की बर्बादी, यह पानी का किफ़ायती उपयोग नहीं है बल्कि बर्बादी है। लवणता में वृद्धि, लगातार अधिक पानी जमा रहने से मिट्टी में लवणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे भूमि बंजर हो जाती है। नेक्स्ट, फसलों की दक्ष सिंचाई से मिलेगी फसल की अधिक पैदावार, लवण का अधिक जमाव, अधिक जल मग्नता, ये भी नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं, ये इसका सही जवाब है। दक्ष सिंचाई, एफिशिएंट इरिगेशन, इसका अर्थ है पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सही समय और सही मात्रा में पानी देना, जैसे ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई। जब सिंचाई दक्ष होती है तो पौधों की जड़ों को उचित नमी मिलती है, जिससे उनका विकास बेहतर होता है और अनंतः फसल की पैदावार बढ़ती है। अन्य विकल्प जैसे अधिक जलमग्नता, वाटर लॉगिंग और लवण का जमाव, सैलिनिटी, जब खराब सिंचाई प्रबंध के परिणाम है, दक्ष सिंचाई के नहीं। जल प्रवाहन दक्षता निम्न में से किससे संबंधित है? जड़ क्षेत्र में पानी का संग्रहण, प्रयुक्त पानी की समरूपता, जड़ क्षेत्र में पानी की आवश्यकता। जल प्रवाहन दक्षता, जड़ क्षेत्र में पानी की आवश्यकता, जड़ क्षेत्र में पानी का संग्रहण। जड़ क्षेत्र में पानी की आवश्यकता, जड़ क्षेत्र में पानी का संग्रहण, ये जो है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की बात कर रहा है। जल प्रवाहन दक्षता, इसका ए सही होना चाहिए। जड़ क्षेत्र में पानी का संग्रहण, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी वह अनुपात है जो बताता है कि खेत में पहुंचाए गए कुल पानी में से कितना हिस्सा पौधों की जड़ क्षेत्र रूट जोन में वास्तव में जमा हुआ और पौधों के उपयोग के लिए उपलब्ध है। यह दक्षता इस बात को मापने में मदद करती है। जल वितरण दक्षता दर्शाती है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ये जो है सिंचाई के समय संचित पानी की औसत गहराई, इसका सी सही जवाब हो जाएगा। स्रोत पर पानी की आपूर्ति, ये गलत है। खेत पर पहुंचाया गया पानी, ये भी गलत है। सी इसका सही जवाब है। जल वितरण दक्षता एफिशिएंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, यह दर्शाती है कि सिंचाई के दौरान पूरे खेत में पानी कितने समान गहराई से पहुंचा है। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। वन माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू 100। कैपिटल डी सिंचाई के दौरान खेत में संचित पानी का औसत गहराई, डी औसत गहराई से विचलन का औसत शुद्ध मान। यदि पूरे खेत में पानी एक समान गहराई तक पहुंचता है तो वितरण दक्षता 100% होती है। यह सुनिश्चित करती है कि पौधे की जड़ों को खेत के हर हिस्से में पर्याप्त और समान पानी मिले। निम्न में से किससे पानी की ड्यूटी का संबंध है? पानी की ड्यूटी का फसल की ऊंचाई से तो है डेल्टा का, सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र से
ये हो गया ड्यूटी से उपयोग की गई पानी की मात्रा। सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र से, बी जो है इसका सही जवाब है। सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्र से ड्यूटी। सिंचाई किए जाने वाले क्षेत्रफल से ड्यूटी का अर्थ उस कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में से है जिसे पानी की एक निश्चित मात्रा, आमतौर पर 1 क्यूमेक निरंतर प्रवाह द्वारा फसल की पूरी आधार अवधि बेस पीरियड के दौरान सफलतापूर्वक सींचा जा सकता है। ड्यूटी इजकल टू एरिया इरिगेटेड अपॉन डिस्चार्ज। यहाँ ड्यूटी का सीधा संबंध क्षेत्रफल से है जिससे उपलब्ध पानी से सींचा जा रहा है। लाइसीमीटर द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? सूर्य के प्रकाश के घंटे, ये गलत है। बहाव का वेग, ये भी गलत है। वायु का वेग, ये भी गलत है। डी सही जवाब है इसका, वाष्पोत्सर्जन। लाइसीमीटर यह एक उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से मिट्टी के माध्यम से पानी के बहाव और विशेष रूप से वाष्पोत्सर्जन व ट्रांसपोरेशन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। यह ज्ञात करता है कि किसी पौधे द्वारा कितना पानी वाष्पित, इवापोरेटेड और उत्सर्जित, ट्रांसफर्ड किया गया। सूर्य प्रकाश घंटे, इसे कैम्बल स्टोक्स रिकॉर्डर द्वारा मापा जाता है। वायु का वेग एनीमोमीटर, बहाव का वेग करंट मीटर। जीवित पौधों की पत्तियों व तनों द्वारा वातावरण में वाष्प रूप में पानी का निस्सरण क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसका सही जवाब है। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन यह वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें जीवित पौधे के वायवीय भागों, मुख्यतः पत्तियों और कभी कभी तनों से भी पानी का वाष्प व्यापर के रूप में वायुमंडल में निकलता है। महत्व यह प्रक्रिया पौधों के तापमान को नियंत्रित रखती है, जड़ों से पानी व खनिजों को ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करती है। वाष्पन पात्र, इवापोरेशन पैन, पीतल से, मुलायम इस्पात से, ढलवा लोहे से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। पीतल से, मुलायम इस्पात से, इसका जो है मुलायम इस्पात सही जवाब है। इवापोरेशन पैन, जिसका उपयोग हाइड्रोलॉजी और मौसम विज्ञान में वाष्पीकरण की दर मापने के लिए किया जाता है, आमतौर पर मुलायम इस्पात, माइल्ड स्टील या कभी कभी जस्ती लोहे, गैल्वेनाइज्ड आयरन से बना होता है। मुलायम इस्पात अपनी मजबूती और स्थायित्व के कारण बाहरी वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। इसे जंग से बचाने के लिए अक्सर तांबे के परत या जस्ता चढ़ाया जाता है। मानक भारत में उपयोग होने वाला क्लास ए वाष्पन पात्र विशिष्ट आयामों और सामग्री मानकों का पालन करता है। आमतौर पर प्रयोग होने वाले वाष्पन पात्र का व्यास, जो इवापोरेशन पैन जो होता है, इसका व्यास जो है 120 सेंटीमीटर होता है। डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक 120 सेंटीमीटर इसका व्यास 1.22 मीटर या 1220 मिलीमीटर या 120 सेंटीमीटर। गहराई जो है 25.5 सेंटीमीटर। सामग्री इसे तांबे या कॉपर या जस्ते की गैल्वेनाइज चादर से बना होता है। इसका उपयोग किसी विशेष क्षेत्र में पानी के वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए किया जाता है, जो सिंचाई और जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी में महत्वपूर्ण है।
निम्न में कौन वायु अपर्दन से संबंधित नहीं है? वायु अपर्दन से संबंधित नहीं है। मृदा की बनावट है, मृदा में नमी की मात्रा भी है, वायु की गति भी है, मृदा की आयु नहीं है। इसका जो सही जवाब है बी, गलत होते हुए भी सही है। वायु अपर्दन मुख्य रूप से उन कारकों पर निर्भर करता है जो मिट्टी के कणों को ढीला करते हैं या हवा की शक्ति को प्रभावित करते हैं। विंड वेलोसिटी, हवा जितनी तेज होगी मिट्टी का कटाव उतना ही अधिक होगा। यह अपर्दन का सबसे प्रमुख कारक है। मृदा में नमी की मात्रा, गीली मिट्टी के कण आपस में चिपके रहते हैं जिससे हवा उन्हें आसानी से नहीं उड़ा पाती। सूखी मिट्टी का अपर्दन जल्दी होता है। मृदा की बनावट, सॉइल टेक्सचर, मिट्टी के कणों का आकार जैसे रेतीली या दोमट मिट्टी यह तय करता है कि वे हवा के साथ कितनी आसानी से उड़ेंगे। मृदा की आयु मिट्टी के कटाव अपर्दन की प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करती। अपर्दन एक भौतिक क्रिया है जो वर्तमान पर्यावरणीय स्थितियों और मिट्टी की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। अगला है, निम्न में से कौन जल निकास प्रणाली नहीं है? जल निकास प्रणाली कौन सी नहीं है? बूंदीय प्रणाली नहीं है, क्योंकि सरफेस प्रणाली तो है ही और अधोसतह सब सरफेस प्रणाली भी है, मगर ये इरिगेशन की टाइप है। ड्रिप इरिगेशन है। सतही, सरफेस ड्रेनेज, इसमें भूमि की सतह से फालतू पानी को नालियों के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। यह मुख्य जल निकास विधि है। सब सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस ड्रेनेज, इसे भूमिगत जल निकास भी कहते हैं। इसमें ज़मीन के नीचे पाइप या टाइल्स लगाकर अतिरिक्त पानी निकाला जाता है। ड्रिप सिस्टम, यह दरअसल सिंचाई की एक विधि है। ड्रिप इरिगेशन न कि जल निकास के, इसमें पौधे निम्न में से कौन सा ड्रिप या बूंदे सिंचाई प्रणाली का अवयव अंग नहीं है? ड्रिप का शीर्ष इकाई, जलवाहक व वितरण पाइप, छेददार पाइप और ड्रिपर्स। शीर्ष इकाई, जलवाहक वितरण पाइप तो है, छेददार पाइप भी है क्योंकि बूंद बूंद करके गिरता रहता है। ड्रिपर्स और शीर्ष इकाई, बाकी छेददार पाइप। ड्रिप इरिगेशन का जो है छेददार पाइप नहीं है। 20 का सही जवाब है। शीर्ष इकाई भी है, जलवाहक वितरण भी है, ड्रिपर्स भी है। अंग नहीं है छेददार पाइप। इसमें पंप, फिल्टर और उर्वरक टैंक शामिल होते हैं। शीर्ष इकाई में हेड यूनिट में पंप होता है, फिल्टर होता है और उर्वरक टैंक शामिल होते हैं। कन्वेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, जलवाहक एवं वितरण पाइप, यह मुख्य और उप मुख्य पाइप होते हैं जो पानी को खेत तक ले जाते हैं। मुख्य पाइप और उप मुख्य पाइप होते हैं जो पानी को खेत तक ले जाते हैं। ड्रिपर्स, यह पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद करके पानी पहुंचाते हैं। छेददार पाइप, परफोरेटेड पाइप, आमतौर पर इस प्रणाली का मानक हिस्सा नहीं होते क्योंकि ड्रिप सिंचाई में पानी का नियंत्रण विशिष्ट ड्रिपर्स
के माध्यम से किया जाता है, न कि छेद वाले पाइपों से। पानी का जो नियंत्रण है वो ड्रिपर्स से किया जाता है, ड्रिपर्स के माध्यम से, न कि छेददार पाइपों से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाले क्वेश्चन। बूंदी सिंचाई प्रणाली के विकास की उत्पत्ति मूलतः किस देश में हुई? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछते हैं, ये भी पेपर में आता है। और जो उत्पत्ति हुई है वो ये इजराइल में, ड्रिप इरिगेशन की हुई है इजराइल। आधुनिक ड्रिप इरिगेशन का आधुनिक स्वरूप 1950 और 1960 के दशक में इजराइल के इंजीनियर सीमा ब्लास और उनके बेटे यशायाहू ने विकसित किया। महत्व: यह प्रणाली पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें पानी सीधे पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इससे पानी की काफ़ी बचत होती है। निम्न में से कौन बौछारी सिंचाई प्रणाली का अंग नहीं है? बौछारी का बूंदी ड्रिप नोजल, स्प्रिंकलर का स्प्रिंकलर का जो है बूंदे ड्रिपर्स नोजल, क्योंकि पंप भी यूज़ किया जाता है। मुख्य पासर लाइन भी होती है, फुहारा नोजल भी होता है। अब बूंदी ड्रिप नोजल डी होना चाहिए, इसका डी बिल्कुल सही जवाब है। बौछारी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में पानी को हवा में छिड़का जाता है, जो बारिश की तरह फसलों पर गिरता है। इसके मुख्य अंग निम्नलिखित है: पंप, पानी को दबाव के साथ भेजने के लिए। पासर, मुख्य अंग पासर पाइपलाइन, पानी का स्रोत से खेत तक पहुंचाने के लिए। फुहारा नोजल, पानी को बौछार के रूप में छिड़कने के लिए। बूंदी ड्रिप नोजल या एमीटर्स ड्रिप सिंचाई प्रणाली का हिस्सा होते हैं, जहां पानी को सीधे पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके दिया जाता है, इसलिए यह बौछारी सिंचाई का अंग नहीं है। पानी के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती? पानी के तापमान पर, वायु की आर्द्रता पर 100% होती है। पानी की गहराई पर बिल्कुल नहीं होती। जल के संपर्क वाली वायु के तापमान पर, ये बिल्कुल सही है। पानी के तापमान पर, ये भी, जो इसका सही जवाब है, डी इसका सही जवाब है। पानी की गहराई पर निर्भर नहीं होती। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया, सरफेस फिनोमिनोन है, जिसका अर्थ है कि यह केवल पानी की ऊपरी सतह से होता है। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: पानी के तापमान पर, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वाष्पीकरण तेज होता है। वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, हवा में नमी जितनी कम होगी वाष्पीकरण उतनी ही तेजी से होगा। वायु के तापमान पर, गर्म हवा अधिक जल वाष्प सोख सकती है, जिससे वाष्पन की दर बढ़ जाती है। सतह के क्षेत्रफल पर, बर्तन जितना चौड़ा होगा वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा। पानी की गहराई पर प्रभावित नहीं होती। वाष्पन प्रक्रिया एक डैश प्रक्रिया है। वाष्पन जो है एक भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि वाष्प से बनता पानी बनता है और पानी से बनती है वाष्प।
पानी से वाष्प। इसलिए जो है ये भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया होती तो दोबारा से उसी फॉर्म में नहीं आ सकती हो। जैसे हम दूध से दही बना देते हैं, दही से दूध नहीं बनाया जा सकता, तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया फिजिकल प्रोसेस। वाष्पन इवापोरेशन के दौरान पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। इसमें केवल पदार्थ की अवस्था स्टेट बदलती है, जैसे पानी का द्रव अवस्था से गैस अवस्था यानी भाप में बदलना। रिवर्सिबिलिटी, चूँकि भाप को ठंडा करके फिर से पानी प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक, इसमें नए पदार्थ बनते हैं जो वाष्पन में नहीं होता। जैविक, यह जीवित जीवों से संबंधित प्रक्रिया जैसे पाचन के लिए उपयोग किया जाता है। वाष्पन एक प्रक्रिया है, कौन सी? संघनन की, वाष्पीकरण की या विकिरण की। वाष्पन जो है एक प्रक्रिया जो है काय की है, संघनन की नहीं है, परिचालन की नहीं है। वाष्पीकरण होना चाहिए इसका। विकिरण के थ्रू तो होता है। वेपोराइजेशन, वह भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी द्रवावस्था लिक्विड स्टेट से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। डेल्टा जो होता है या तो सेंटीमीटर या मीटर, क्योंकि जो खेत में जो पानी दिया जाता है उसकी टोटल हाइट को डिनोट करता है। तो वर्ग मीटर तो ये हमारा क्षेत्रफल से है, ये तो है नहीं। घन मीटर ये क्यूब से हो गया, ये हेक्टेयर ये भी क्षेत्रफल की बात कर रहा है। हमें बस एक यूनिट वाला चाहिए, तो मीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा। मीटर जो है इसका, मीटर सही जवाब है। डेल्टा की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेल्टा का अर्थ फसल के पूरे आधार काल या बेस पीरियड के दौरान सिंचाई के लिए आवश्यक पानी की कुल गहराई से होता है। चूँकि यह पानी की गहराई डेप्थ को दर्शाता है, इसलिए इसकी इकाई लंबाई की इकाई होती है। डेल्टा फसल को दिए गए पानी की कुल गहराई आमतौर पर मीटर या सेंटीमीटर में। ड्यूटी पानी की प्रति इकाई मात्रा से सिंचित क्षेत्रफल। आधारकाल बेस पीरियड, जिस पानी के पहले पानी से लेकर लास्ट पानी के बीच में जो दिन होंगे वो बेस पीरियड। और जो इसका फॉर्मूला है 8.64 B/D, ये इसका फॉर्मूला है। सारे इसमें जिनसे क्वेश्चन बनते हैं सभी चीज़ इसमें आ चुकी है। इसी के सॉल्यूशन में सभी कुछ आ गई। बस एक न्यूमेरिकल बचता है। न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है पेपर में। बस सीधा बस यूनिट उसमें चेंज करनी होती है। यूनिट चेंज करने के बाद फॉर्मूले में रख दो और दिनों में आंसर ले लो। फसल की जल आवश्यकता का आकलन मुख्यतः किया जाता है। फसल की जल आवश्यकता का आकलन फार्म पर फसलों की प्लानिंग करने हेतु,
फार्म पर फसलों की प्लानिंग करने हेतु उत्सर्जन ज्ञात करने के लिए, जल हानि ज्ञात करने के लिए, फार्म पर फसलों की प्लानिंग करने हेतु। फार्म पर फसलों की प्लानिंग करने हेतु इसका सही जवाब है फार्म प्लानिंग। यह जानने के लिए कि उपलब्ध जल संसाधनों के आधार पर कौन सी फसल और कितने क्षेत्र में उगाई जा सकती है। सिंचाई प्रबंध फसल को कब और कितना पानी देना है, इसका निर्धारण करने के लिए। संसाधन उपयोग पानी की बर्बादी को रोकने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। यद्यपि इसमें वाष्पोत्सर्जन, इवापोरेशन, इवापोट्रांसपीरेशन और जल हानि का अध्ययन शामिल होता है, लेकिन व्यापक स्तर पर इसका मुख्य उद्देश्य खेत या फार्म के प्रबंध और फसलों की योजना तैयार करना ही होता है। एक साधारणतः प्रयुक्त होने वाला वाष्पन पात्र की गहराई कितनी होती है? वाष्पन पात्र की गहराई जो इसकी कम होती है 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी 25 सेंटीमीटर। अब इसमें 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम 20 सेंटीमीटर के साथ ही जाएंगे, क्योंकि 50 सेंटीमीटर तो दूर हो रहा है काफ़ी। फिर भी एक बार सही जवाब देख लेते हैं इसका क्या होगा। 25.4 सेंटीमीटर होती है, सबसे करीब 20 सेंटीमीटर। भारत में आमतौर पर क्लास ए वाष्पन पात्र का उपयोग किया जाता है। एक बलुई दोमट मृदा में मिट्टी की नाली में पानी के बहाव का माध्य अनुमेय वेग होता है। एक बलुई दोमट मृदा में मिट्टी की नाली में बहाव का वेग माध्य अनुमेय होता है। बलुई दोमट की बात कर रहा है ये। बलुई दोमट का है जहाँ तक है 60 होना चाहिए। 60 सेंटीमीटर सही जवाब है। 60 ही इसका सही जवाब है। बाकी और का भी देख लेते हैं। जैसे बलुई मिट्टी है, सैंडी सॉइल, इसमें जो है सैंडी सॉइल है, क्योंकि सैंडी सॉइल है तो इसमें वो जो है हमें उसका पानी का बहाव जो है कम रखना पड़ेगा, 30 से 45 सेंटीमीटर पर सेकंड। और बलुई दोमट मिट्टी में 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। और जो दोमट मिट्टी है लोम 60 से 90 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और कठोर मिट्टी में तो ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी से कठोर मिट्टी कटने वाली है नहीं। 120 से 150 सेंटीमीटर पर सेकंड तक कर सकते हैं। मृदा गठन के लिए महत्वपूर्ण फसलों का समूह है। मृदा गठन के लिए फलदार फसलें, चारा वाली फसलें, खाद्यान्न फसलें, दलहनी फसलें मृदा गठन को सही करती है। 20 का सही जवाब होना चाहिए। सही जवाब भी है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को सोखकर मिट्टी में स्थिर करता है। इससे मिट्टी की उर्वरता प्राकृतिक रूप से बढ़ती है। मृदा संरचना में सुधार। इन फसलों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांधने और उनकी बनावट गठन को सुधारने में मदद करती है। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने के लिए अक्सर मुख्य अनाज वाली फसलों के बाद दलहनी फसलें उगाई जाती है। चिकनी एवं चिकनी दोमट मिट्टी में पट्टिका का ढाल साधारणतः होता है। चिकनी और चिकनी दोमट मिट्टी में पट्टिका का ढाल साधारणतः होता है। ढाल 0.05 से 0.2
0.5 से 0.2, ए इसका सही जवाब है। ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही माइनस में करवा देते हैं, क्योंकि चिकनी दोमट मिट्टी में पट्टी का अगर ढाल पूछ लिया, किसे उम्मीद रहती है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आते हैं पेपर में। हर कोई नहीं पढ़ता इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन स्कोर, ऐसे क्वेश्चनों से स्कोर बढ़ता है, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो सभी कर ले जाते हैं। बॉर्डर इरिगेशन, इस विधि में खेत को लंबी पट्टियों में विभाजित किया जाता है। मिट्टी के अनुसार ढाल, सिंचाई की इस विधि में ढाल का चयन मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता कम होती है, इसलिए इसमें बहुत कम ढाल 0.05 से 0.20% की आवश्यकता होती है, ताकि पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर जा सके। बहुत कम ढाल की ज़रूरत होती है, 0.05 से 0.20%। और रेतीली हल्की मिट्टी के लिए ढाल थोड़ा अधिक हो जाता है, रेतीली और हल्की, क्योंकि रेतीली मिट्टी में क्या है, अगर ढाल ज़्यादा कर दिया तो अब अपर्दन हो जाएगा फिर, इसलिए ढाल उसमें भी कम ही रखना पड़ता है। बस थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं चिकनी मिट्टी से। एक टेरेस प्रणाली के नियोजन हेतु पहले चरण में चयन किया जाता है। एक टेरेस प्रणाली के नियोजन हेतु पहले चरण में चयन किया जाता है। टेरेस ढाल का, जल प्रवेश स्थल का, जल संग्रहण क्षेत्र का। टेरेस प्रणाली के नियोजन हेतु पहले चरण में चयन किया जाता है। टेरेस ढाल, जल प्रवेश स्थल, जल संग्रहण क्षेत्र, जल निकास स्थल। टेरेस के ढाल होना चाहिए इसका। बाकी सही जवाब भी देख लेते हैं क्या है इसका। सही जवाब जल निकास स्थल। इसका जो सही जवाब है जल निकास स्थल, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि कंफ्यूजन पैदा जो करते हैं क्वेश्चन, वही अक्सर पेपर में आते हैं, क्योंकि लगता कुछ है और आंसर कुछ और होता है। मृदा जल संरक्षण, सॉइल वाटर कंजर्वेशन के लिए जब टेरेस प्रणाली का नियोजन किया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण और पहला चरण जल निकास स्थल आउटलेट का चयन करना होता है। इसके पीछे मुख्य निम्नलिखित कारण है। सुरक्षित विसर्जन, टेरेस से बहने वाले अतिरिक्त पानी को सुरक्षित रूप से खेत से बाहर निकालने के लिए एक उपयुक्त स्थान होना अनिवार्य है, ताकि कटाव न हो। लेआउट की नींव, एक बार जब निकास बिंदु आउटलेट पॉइंट तय हो जाता है तो उसी के आधार पर अन्य टेरेसों की ढाल और दिशा निर्धारित की जाती है। ढाल प्रबंध, यदि निकास स्थल सही नहीं है तो पूरी टेरेस प्रणाली विफल हो सकती है और खेत में जल भराव या मिट्टी का कटाव बढ़ सकता है। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये इजी क्वेश्चन है और पेपर में बार बार की पूछने वाला भी क्वेश्चन है। ये जैसे ड्यूटी डेल्टा वाला क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, ऐसे ही ये भी अक्सर आया जाता है। रेशनल सूत्र से क्या ज्ञात करते हैं? अधिकतम बहाव ज्ञात करते हैं इससे। रेशनल सूत्र से Q = जो होता है CIA QCA, ये रेशनल सूत्र। अधिकतम Q जो हो गया अधिकतम
अब हो गया पीक रन ऑफ रेट, रन ऑफ कोफिशिएंट सी हो गया, रेनफॉल इंटेंसिटी आई हो गई, और कैचमेंट एरिया हो गया ए। न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। इंग्लिश फार्मूला है एक, ये है, ये थोड़े हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड है मगर पेपर में आ जाते हैं। मैनिंग सूत्र क्या याद करने के लिए क्या जाता है, अब ये है मैनिंग सूत्र। मैनिंग सूत्र V इजिकल टू 1/n और m पे पावर 3/2 और i पे पावर i कर दो s कर दो पे पावर 1/2। इससे हम अगर हमें अगर एरिया का पता होगा तो हम इससे डिस्चार्ज भी ज्ञात कर सकते हैं। Q इजिकल टू A इंटू V से डिस्चार्ज भी निकल जाएगा। अब क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, बहाव का वेग, अधिकतम बहाव का समय नहीं ज्ञात करते, वेग ज्ञात करते हैं। रिटर्न पीरियड, ये कोई मतलब नहीं इसका। अधिकतम बहाव दर नहीं करते, बहाव वेग करते हैं। दो बटे तीन है यहाँ पर। अगर 1/n r पर पावर 2/3 s पर पावर 1/2, अगर हमें एरिया मिलेगा तो हम डिस्चार्ज निकाल लेंगे, A इंटू वी करके डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन उसका भी आता है, चेजिस फार्मूला का, वो भी इससे बहाव भी याद करते हैं। अंडर रूट में RS करके होता है, C अंडर रूट में RS। चेजिस का सूत्र किसे ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आ गया। बहाव की दिशा नहीं करते, बहाव की अवधि भी नहीं करते, बहाव का वेग ज्ञात करते हैं इससे भी। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। हाँ, अब इससे भी डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे Q इजिकल टू A इंटू V इंटू A कर दो, A इंटू V कर दिया। अब यहाँ पे हमें V की वैल्यू तो निकल ही जाएगी और सीधा एरिया की से मल्टीप्लाई करके हमें डिस्चार्ज आ जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। चेजी गुणांक हो गया, M हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गई, I हो गया बेड स्लोप, ओपन चैनल। यह सूत्र मुख्य रूप से खुली नलियों या ओपन चैनल्स में पानी के प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है। अस्थायी अवनालिका नियंत्रण संरचनाएं कितने पूर्णावर्ती काल के लिए डिजाइन की जाती है? अस्थायी गुल्ली कंट्रोल संरचनाएं अस्थायी जो है 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए। बढ़िया क्वेश्चन पे पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, नया भी क्वेश्चन है। अब देखना ये होता है कितने साल के लिए प्रयोग में की जाती है अस्थायी अवनालिकाएं। स्थायी का भी पता होना चाहिए। पहले अस्थायी 10 साल तक के लिए, जो अस्थायी वे होते हैं ये 10 साल तक के लिए प्रयोग में की जाती है। टेम्परेरी गुल्ली कंट्रोल स्ट्रक्चर आमतौर पर 10 वर्ष के पूर्णावर्ती रिटर्न पीरियड की वर्षा की तीव्रता को
ध्यान में रखकर डिजाइन की जाती है। उद्देश्य इनका उपयोग मिट्टी के कटाव को रोकने और अवनालिका गुल्ली के स्थिरीकरण के लिए तब तक किया जाता है जब तक कि वहाँ स्थायी वनस्पतियाँ स्थापित न हो जाएं। अवनालिका नियंत्रण हेतु पक्की संरचना के नष्ट होने का प्रथम कारण अपर्याप्त द्रव्य क्षमता, अपर्याप्त बहाव वेग, इन दोनों में से ये उपरोक्त दोनों। अपर्याप्त द्रव्य क्षमता ये भी सही हुआ है और अपर्याप्त बहाव वेग दोनों इसके सही है। बी भी और ए भी दोनों सही हैं, उपरोक्त दोनों। क्योंकि अवनालिका नियंत्रण हेतु पक्की संरचनाओं के नष्ट होने का प्रथम कारण जब अपर्याप्त अगर उसमें पानी भरा जाएगा तो उसे क्षति तो पहुंचेगी। और अपर्याप्त बहाव भी रहेगा, उसकी वेलोसिटी अधिक रहेगी। तो अपर्याप्त द्रव्य क्षमता ये पढ़ लेते हैं। अपर्याप्त बहाव वेग ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है? यह आमतौर पर गाद जमा होने या सिल्टिंग का कारण बनता है। अच्छा, सिल्टिंग का कारण बन गया, लेकिन संरचना के तत्काल नष्ट होने का प्राथमिक कारण क्षमता की कमी ही होती है। ओके, तो इसमें थोड़ा अब हमारा आंसर जो है ए ही है। बी हमारा आंसर नहीं, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सी भी नहीं है। ये क्वेश्चन जो है मैं भी डायरेक्ट ले करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से इनके आंसर पता है। जो मुझे PDF बनाते समय जो मेरे याद रहते हैं वो रहते हैं, जो नहीं पता तो मुझे नहीं पता। मैं भी आपकी तरह ही बस डायरेक्ट लेके आ जाता हूँ, या मेरे पास अलग से कोई इनका आंसर नहीं लिखे जो उसे मैं देख के मैं बताऊँ आपको कि सही जवाब कौन सा है। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही बताऊँ, गलत भी हो सकते हैं। जो मुझे श्योर होते हैं उन्हें मैं सामने की बता देता हूँ। यदि संरचना के आने वाले पानी के अधिकतम बहाव पीक डिस्चार्ज को झेलने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है तो पानी संरचना के ऊपर से या किनारों से बहने लगता है, जिससे वह टूट जाती है। मोल्ड रेंज का अंतराल किसके बीच सीमित होता है? डेढ़ से 9 मीटर। ये शायद ये क्वेश्चन जो है इसमें जो है डी 1.5 से 9 मीटर तक, ये इसका सही जवाब है। 1.5 से 9 मीटर मोल्ड रेंज का जो अनुपात है वो अंतराल जो है किसके बीच होता है? 1.5 से 9 मीटर के बीच में। मोल्ड रेंज मुख्य रूप से भारी मिट्टी या क्ले सोइल में जल के निकासी के लिए बनाई जाने वाली बिना पाइप की भूमिगत नालियाँ होती है। सबसे पहली बात तो ये है। इन नालियों के बीच का अंतराल स्पेसिंग आमतौर पर 1.5 से 9 मीटर के बीच रखा जाता है। यह अंतराल मिट्टी की पारगम्यता, परमेबिलिटी और जल निकास की आवश्यकता पर निर्भर करता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के सीढ़ीनुमा टेरेस? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर किस तरह के टेरेस बनाने चाहिए, ये कह रहा है। समतल सीढ़ियाँ नहीं,
अंदर की ओर ढालू सीढ़ियाँ, ये आगे देखते हैं। बाहर की ओर ढालू सीढ़ियाँ, ये तो और सहयोग करेगा, अपर्दन के लिए सहयोग करेगा। बाहर की ओर अगर ढालू रहेगी तो अंदर की ओर ढालू सीढ़ियाँ इसका सही जवाब है। सीढ़ी नुमा टैक्स बनाने चाहिए। अंदर की ओर ढालू सीढ़ियाँ, अंदर की ओर ढाल, इनवर्ड स्लोप, अधिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में टेरिस सीढ़ियाँ को पहाड़ी के अंदर की ओर थोड़ा झुकाया जाता है। कारण, ऐसा करने से बारिश का पानी टेरिस के बाहरी किनारे से बहकर मिट्टी का कटाव, सॉइल एरोजन नहीं करता। इसके बजाय पानी अंदर की ओर बनी जल निकास नालियाँ, ड्रेनेज चैनल में इकट्ठा होता है, जहाँ से इसे सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सकता है। बाहर की ओर ढाल, यह कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयोगी होता है, लेकिन अधिक वर्षा में इससे भूस्खलन और मिट्टी के कटाव का खतरा बढ़ जाता है। कितने समय में किसी प्रक्षेत्र से निकलने वाली जल की सेंटीमीटर में गहराई को जल निकास गुणांक से परिभाषित किया जाता है? ये 24 घंटे से परिभाषित किया जाता है। जल निकास ड्रेनेज कोफिशिएंट, यह जल की गहराई आमतौर पर सेंटीमीटर या इंच में है, जिसे किसी क्षेत्र से 24 घंटे की अवधि में जल के निकासी प्रणाली द्वारा हटा दिया जाता है। इसका उपयोग जल निकासी प्रणाली और ड्रेनेज सिस्टम के डिजाइनों के लिए किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अतिरिक्त पानी फसलों को नुकसान पहुंचाने से पहले हट जाए। जल निकास गुणांक को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारक है। जल निकास गुणांक को प्रभावित करने वाला फसल, वर्षा, खेत का आकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्षा ही है इसका। वर्षा इसका सही जवाब है। जल निकास गुणांक ड्रेनेज कोफिशिएंट को प्रभावित करने वाले कारकों का वितरण नीचे दिया गया। वर्षा की तीव्रता, यह सबसे प्रमुख कारक है। वर्षा की मात्रा और गति यह निर्धारित करते हैं कि कितना अतिरिक्त पानी खेत से बाहर निकालना होगा। मिट्टी का प्रकार, टाइप, सॉइल टाइप, रेतीली मिट्टी में जल निकास आसान होता है, जबकि चिकनी मिट्टी में पानी देर तक रुकता है। फसल की प्रकृति, नेचर ऑफ क्रॉप, अलग अलग फसलों को अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। कुछ फसलें जल भराव सह सकती है, जबकि कुछ नहीं। खेत का ढाल, टोपोग्राफी या स्लोप, ढाल अधिक होने पर पानी तेजी से निकलता है। चूंकि जल निकास मुख्य रूप से अतिरिक्त वर्षा जल को हटाने की प्रक्रिया है, इसलिए वर्षा ही इसे प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पानी को एकत्रित करने वाली ड्रेन्स का व्यास होना चाहिए। पानी को एकत्रित करने वाली ड्रेन्स का व्यास होना चाहिए 500 से अधिक होना चाहिए, 500 ड्रेन्स से अधिक। जो ये हो गई मेन ड्रेन्स। अब ये जो पासर वाली है, अरे मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया, ये छोटी बनानी थी ये। हाँ, ये जो है थोड़ी छोटी, ये पासर वाली, ये वाला जो है ये थोड़ा बड़ा बनेगा और ये वाली छोटी बनेगी पासर। तो इसका सही जवाब 500 ड्रेन से अधिक। पानी को एकत्रित करने वाली ड्रेन्स का व्यास होना चाहिए। जल निकास प्रणाली में छोटी नालियों या ड्रेन्स, जिन्हें पासर या लेटरल ड्रेन्स कहा जाता है, पानी इकट्ठा होकर मुख्य ड्रेन्स, कलेक्टिंग ड्रेन्स में जाता है
व्यास का कारण, चूँकि एकत्रित करने वाली ड्रेन्स मेन कलेक्टिंग ड्रेन्स को कई पास ऑफ ड्रेन्स से आने वाले कुल पानी को ढोना होता है, इसलिए इनका व्यास डायमीटर हमेशा पास ऑफ ड्रेन से अधिक रखा जाता है। आज का हम ये लास्ट सवाल है, क्योंकि क्लास 1 घंटा 15 मिनट की हो चुकी है। सब सरफेस जल निकास प्रणाली समावेशित करती है केवल जल निकास स्थल व संग्रहक ड्रेन्स। सब सरफेस जल निकास में केवल जल निकास स्थल एवं संग्रह स्थल, केवल जल निकास स्थल एवं पास आउट ड्रेन्स, जल निकास स्थल पास आउट ड्रेन्स। सी जो है इसमें ज़्यादा सही लग रहा है, बाकी और सी जो है सही जवाब भी है। ऐसे क्वेश्चन ये जो थोड़ी लैंग्वेज वाले होते हैं, जल निकास स्थल पास आउट ड्रेन्स और संग्राहक ड्रेन्स। और ये आज का हमारा लास्ट सवाल है। अभी आप लोगों के लिए बहुत कंटेंट लेके आना है मुझे। अभी तो पहले ये PDF ख़त्म करूँगा, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन और उनके तुरंत आंसर, उनमें कोई डिटेल वगैरह नहीं रहेगी। ऐसा भी सिस्टम में शुरू करूँगा इनके हो जाने के बाद, क्योंकि इनसे ये हो जाएगा कि आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, कौन सी चीज़ क्या है और उसके बारे में पता चल जाएगा। क्वेश्चन सारे पेपर को टच करते हुए क्वेश्चन है ये सभी, जो पेपर में कोई ये नहीं कह सकता कि ये पेपर में नहीं आ सकता। जैसे जैसे पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है, वो क्वेश्चन भी वो नए क्वेश्चन डालता है पेपर में। अब पहले जैसे पेपर नहीं आते। इस बार 2018 वाला पेपर बहुत टफ पेपर था, उसका भी सॉल्यूशन लेकर आएंगे, उसका भी बाकायदा डिटेल में रहेगा। चलो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप रिवाइज़ करते रहिए। जो जितने भी क्लासें हो चुकी है उन्हें बार बार की स्पीड बढ़ाकर देखते रहे। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो ओके बाय।